दयाराम भार्गव जी, सुभाषपा से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सिद्धि श्री जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश अहिर जी, सपा नेता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, नारद राय ने जिस तरह से सपा का दामन छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां भी बढ़ा रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपका क्या कहना है, क्योंकि पूर्वांचल की 13 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। प्रियंका जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि नारद राय के जाने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कोई जो है वोट में उनके जाने से बदलाव आएगा। हम जितने मजबूत कल थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत आज है। आप देख लीजिएगा, हम लोग बलिया के चुनाव जीत रहे हैं। नहीं तो आपके कहने का क्या मतलब है राकेश अहिर जी, की पूर्व मंत्री कद का जो नेता समाजवादी पार्टी में होता है, उसका क्या पार्टी में इतना भी जनाधार नहीं होता है कि आने जाने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। वोटर मतदाता जो होता है वो समाजवादी पार्टी के विचारधारा और इंडिया गठबंधन के विचारधारा को देखते हुए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रहा है। किसी के कहने पे कहीं जाने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं जमीन ही देख रहा हूँ। मैं लगातार लगा हूँ और कई जगह मैं प्रभारी रहा हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ। और नारद राय को आप पूर्व में देखिए तो बसपा से 2 बार चुनाव लड़े, कितना वोट पाए होंगे, और समाजवादी पार्टी से वही चुनाव लड़े थे। दयाराम भार्गव जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी को तो फर्क तब नहीं पड़ा था जब अपने चाचा शिवपाल चाचा को धक्का देके बाहर किया और पार्टी नहीं बनाई, तब समाजवादी मुखिया को नहीं बना था। जब पिताजी की विरासत छीन लिए थे तब नहीं उनको फर्क पड़ा था। जब पल्लवी पटेल जी अलग होकर गई तब नहीं फर्क पड़ा था। आरएलडी गई तब नहीं फर्क पड़ा था। संजय चौहान गए तब फर्क नहीं पड़ा था। महान दल के केशव प्रसाद मौर्य गए थे तब फर्क नहीं पड़ा था। हमको हटा दिए अपने साथ तब फर्क नहीं पड़ा था। फर्क कहाँ पड़ रहा? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी के कुशासन से त्रस्त थी, इसीलिए तो बदलने का काम किया। 14 इनका हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हम इनके साथ थे। हम कहते रहे अर्क लड़ा दो, बंसी लड़ा दो, बहलिया लड़ा दो, बंजारा लड़ा दो, ये हाँ करते रहे, लड़ाई नहीं। वो अति पिछड़ी जातियां जिनका हर विधानसभाओं में बोरा भर भर के वोट है, वोट लिया, उनका विकास नहीं किया, उन्हें राजनीति में भागीदारी नहीं दिया, तो जनता उत्तर प्रदेश की समझती है। समाजवादी पार्टी के चाल चलित चेहरा को बखूबी जान चुकी है। और ये चुनाव जो 400 का पार का जो नारा दिया गया एनडीए की तरफ से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से, वो पार होगा और इंडी गठबंधन हारेगा। हताशा और निराशा से जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ नारद राय का ये भी कहना है कि अगर जय श्री राम कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं, इसका अर्थ समझाइएगा जरा। मैं भार्गव जी से कह रहा हूं कि इनके नेता जो बराबरी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बैठाते थे, और इनके नेता आज कहाँ बैठते हैं? सामाजिक न्याय रिपोर्ट की समिति कहाँ लागू हो रही? आरक्षण की जो बात करते थे वो कहाँ आज कर रहे हैं? आज अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए कहीं भी राजभर समाज नहीं। राकेश अहिर जी, आप आज के समय में अगर बोले कि बराबरी पर बिठाते थे तो कोई एहसान तो करते नहीं थे ना? मैं कह रहा हूँ, मैंने एहसान की बात तो किया नहीं, मैंने सम्मान की बात किया। भार्गव भाई आज बराबरी में कहीं बैठ जाइए, यही ब्रजेश पाठक जो है। दयाराम जी, जवाब दीजिएगा आप इस पर। यही अभी आप जितने भी वीडियो आए हैं नेता के, जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा उनके उम्मीदों पे खड़ा होना और जनता के द्वारा जीत करके जो जनता सदन में पहुंचाती है उसके सामने नतमस्तक होना समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरता है। लेकिन हम लोग तो करेंगे, क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं, जनगणना चाहते हैं। इनकी जब सरकार थी, 4 बार सरकार थी, बता दीजिए लागू क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं ओबीसी काउंटिंग करा के रख दिया? और जिसके साथ इंडी गठबंधन में 2011 में श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जो पिछले की क्या नाम है 2011। राकेश अहिर जी, पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिएगा, बराबरी पर बिठाने का क्या मतलब होता है? और अपमान की बात तो नारद राय खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंच पर उनका नाम नहीं लिया गया। सम्मान जब आप अपने नेताओं का नहीं करते हैं, बराबरी पर बिठाने का मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि जब से ओम प्रकाश जी हमारे तरफ से तो सामाजिक न्याय रिपोर्ट समिति की बात करते थे, जाति जनगणना की बात करते थे, पिछड़ा दलित आरक्षण की बात करते थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो क्या कभी सामाजिक न्याय रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? एक शिक्षा समान की बात कर रहे हैं? एक नीति की बात कर रहे हैं? आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं। भाजपा में जाने के बाद हर व्यक्ति घुटना टेक देता है, जैसे इनका बेटा टेक दिया।
घुटना टेक के माफी मांगा कि नहीं मांगा? दयाराम भार्गव जी, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा 2002 में तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री रहे श्री राजनाथ सिंह, आज देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ओबीसी को 3 कैटेगरी में बांटने के लिए एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी के आने से पहले सरकार उनकी चली जाती है, जो ओबीसी को पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा में बांटने का काम करा जाता है, लेकिन सरकार चली गई। उसके बाद 2002 से लेकर के ये 2017 तक रहे। सुन लीजिए भाई, सुनिए सुन लीजिए, लेकिन 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। हमको ये बता दें इन्होंने बंटवारा क्यों नहीं किया? अब आपको ध्यान नहीं आया पिछड़ा का? आप पीडीए के नारा दे रहे हैं। अरे आपके पास पीडीए कहाँ है भाई? आरएलडी हमारे साथ है, आप संजय निषाद की पार्टी हमारे साथ है, बीजेपी है, अपना दल है, और आपने नाराज किस किस को नहीं किया? आपके दल से जो निकल के जाता है या उसको निकालते हो, उसकी अवहेलना करते हो, उसको सम्मान नहीं देते हो। जब आपके पास से कोई हटता है तो उसकी अवहेलना करते हो, उसको कमतर आंकते हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा समाज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू करा सकता है। रोहड़ी आयोग कमीशन 31 जुलाई 2013 को रोहड़ी आयोग कमीशन केंद्र सरकार को लागू किया। उत्तर प्रदेश में चाहते थे, सुनिए भाई, अब प्रियंका विद्रोही ठीक है। राकेश शहीद जी, दयाराम भार्गव जी आपके पास में आऊंगी, लेकिन राकेश शहीद जी, सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरह से आपके नेता आपसे नाराजगी जताते, दयाराम जी आती हूँ मैं आपके पास में। हमारे साथ सिद्धि श्री जी भी बनी हुई है। सिद्धि श्री जी, क्या कहना है? इंडिया गठबंधन से जिस तरह से नारद राय की नाराजगी सामने आई है, सपा का दामन छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा पहुंचे हैं। 13 सीटों का चुनाव अभी बाकी था पूर्वांचल में। देखिए, नारद राय जी का अपना स्वार्थ होगा, स्वार्थवश वो गए हैं। यदि उनकी वहां पर जो समस्याएं पूर्ण हो रही है तो बहुत अच्छा है, तो जाए वहां पे, काम करें वहां पे जाके। अभी उनको क्या मिल रहा है? जाए वहां पे, जो सामाजिक न्याय की बात लेकर के वो गए हैं, तो देश में जनगणना की बात लेके गए हैं, तो देखते हैं वहाँ कितनी पूरी होती। नहीं तो सिद्धेश्वरी, आप एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को चुनौती देने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है, दूसरी तरफ आपके अपने नेता ही संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से मंच पर उनकी नाराजगी सामने आई है, नेता अगर साथ में है, नेता का अगर अपना जनाधार है, काम किया गया है, तो सम्मान तो मिलना चाहिए ना। लेकिन इस वक्त चुनाव के एकदम आखिरी चरण में इस प्रकार से जाना, तो हम सबको यही लगता है कि वो स्वार्थवश नहीं। तो चुनाव के ठीक पहले जब सपा सुप्रीमो मंच पर जाते हैं, तो क्या किसी क्षेत्र में पहुंचकर और किसी नेता का नाम न लेना मंच से ये जस्टिफाई हो सकता है क्या? ये ठीक है? ये कोई बात नहीं है, भूलवश भी हो सकता है। ये कोई कारण नहीं होता है कि आप पार्टी छोड़ दो। जिसके साथ आप इतना साथ निभा रहे हो, पूरी आपने तय कर लिया, मानक तय करके बैठे हो, उसके बाद आप एक छोटी सी बात पे आप इस प्रकार से नहीं, तो उस पार्टी और उस पार्टी के नेताओं को भी, अपने नेताओं का सम्मान और अपने नेताओं के साथ ही साथ जनता और उनकी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी ख्याल रखना, ये भी पार्टी का भी काम है ना। अखिलेश यादव जी ऐसे नहीं, पार्टी को एकजुट क्यों रखना जरूरी है सिद्धिश्री जी? अगर ऐसे होगा तो फिर तो बड़े नेताओं को छोटे नेताओं के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पार्टी के लिए तो बिल्कुल सबको एक साथ होकर चलना चाहिए। कोई भी कमी हो जाती है तो इसमें ये नहीं है कि आप पार्टी छोड़ के चले जाओ। यदि आपका वहाँ स्वार्थ पूरा हो रहा है तो आप जाइए, बहुत से लोग जा रहे हैं। आप इस प्रकार से चुनाव के समय आखिरी चरण में जाना, तो ये आप में ही, तो आपकी कहने का मतलब है कि चुनाव के समय अगर सम्मान ना मिले, अगर तवज्जो काम को ना दिया जाए, तो आप अपमान का घूंट पी ले। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी, क्या कहना है इस पर आपका? हेलो जी प्रदीप जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, अपनी बात रखें आप। मैं सुन रहा था भी, आपने एक बात कही थी कि ये इन्होंने बगल में बिठाया, बराबर में बिठाया, तो आप समझ लीजिए ये पीडीए की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं, और क्या कह रहे हैं, मतलब यह है कि आप पिछड़े को दिखाना चाहते हैं ना कि तू पिछड़ा है। मगर अखिलेश जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप भी ओबीसी में आते हो, आप भी पिछड़ों में आते हो, और इस तरह मजाक नहीं उड़ानी चाहिए किसी गरीब की। अगर कोई गरीब का बच्चा उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसे ये नहीं बोलना चाहिए बगल में बिठाया, क्योंकि आपने कदर नहीं करी किसी की भी। बात समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज ये होपलेस है, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं, करनी कतरी इनके सामने है सारी, उन चीजों को नहीं देख रहे। अरे हमने तो जनता के पाले में छोड़ दिया है। 1 तारीख और आखिरी चरण का चुनाव है भाई, जो देखिए, जो भारत की जनता का जो निर्णय होगा वो सबको सर्वोपरि होना चाहिए, और समझना भी चाहिए कि भाई ये आपको आशीर्वाद में हार मिली या जीत मिली,
आपको हार मिली तो सोचिए आपको क्यों हार मिली, उस पर आप उस पर चिंतन कीजिए ना आपको, और आपको जीत मिलती है तो जनता पे समर्पित हो जाइए। ठीक है, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, इसके साथ ही एक बात और भी कही जा रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दूरबीन लगाकर बैठे हैं, कहीं कोई खटपट की खबर आती है तो आपका कॉल सबसे पहले पहुंच जाता है। देखिए, चुनाव के टाइम में कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, अगर कहीं कुछ अराजकता तो या गुंडे बदमाश अगर कुछ करते हैं तो उस पर ध्यान रखना चाहिए ना कि स्लो वोटिंग कहाँ हो रही है। और देखिए, राजनीतिक पार्टियों का होना अच्छी बात है, उसे निगाह रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता का मूल है, किधर है किस करवट है उसको देखना है। राकेश अय्यर जी, वोटिंग से बचना भी है। अभी देखिए, क्या कहना है इस पर आपका? मैं अभी 2 मिनट समझिएगा, अभी बुरखे की बात चली थी, ये देखिए कि अभी जो एक बात रखी गई थी, भाई जो बुरखे में आ रहे हैं उनका कार्ड, उनका जो है पहचान पत्र जो है चेक होना चाहिए। तो कितने ऑब्जेक्शन उठे? पहचान पत्र का मतलब क्या था? पहचान करने के लिए पत्र, तो क्या बुराई है? चाहे वो वोट किसी भी पार्टी को डालना हो, ना उसकी पहचान पत्र तो होना चाहिए। मगर इन्होंने क्या करा, इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, बुरखे पे लिया है। तो ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, दिल में चोर है। हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, झूठ आप बोलते हैं, सबसे बड़ी यही है। आपके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, आप झूठ बोलने वाले पार्टी के लोग हैं। नहीं, आप बताइए ना नौकरी कितने दिए नौजवानों को, आप बताइए ना नौजवानों को नौकरी कितना दिए, महंगाई कितना कम कर दिए, आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल कितना कम कर दिए, आप बताइए ना बिजली कितना कम कर दिए, आप बताइए। मैं कहता हूँ आप विपक्ष में बैठ के भी आपने कब देश के हित में काम करा, सरकार को कोई रास्ता दिखाया हो, का काम किया है, देश को बहुत दिखाया विपक्ष के नाम इस बार देश की जनता नहीं पकड़ रही है। राकेश अय्यर जी, आप विकास की बात और मुद्दों की बात कर रहे हैं, अगर इतना बंधा बंधाया विपक्ष है और तमाम एजेंडा आपके एक साथ इंटैक्ट हैं, तो फिर आपके नेता आपसे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? फिर पूर्वांचल में नारद राय का बलिया सीट पर अच्छा खासा दबदबा, अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, तो क्या जिसको अवसर दे रहा है ये लालच, भारतीय जनता पार्टी लालच से सारे नेताओं को तोड़ रही है, किसी को डरवाया जा रहा है, किसी को ईडी, किसी को सीबीआई। अरे नाराजगी का कारण तो आपने दिया है ना, भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात तो उन्होंने बाद में की है। मैंने कहा उनका मनसा था, उनको अवसर मिला होगा, वो जाए होंगे, उससे हमें हमारे दल को कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि जनता इस बार मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। प्रदीप भटनागर जी, क्या कहना है आपका? देखिए, सीबीआई है, सीबीआई आज से नहीं है, देश आजाद हुआ, संस्थान बनी, और वो इसलिए बने कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए बनी। तो ईडी सीबीआई का नाम लेके बार बार जनता के बीच में जाते हैं, जनता नहीं पता कि बार बार बोल रहे हैं कि किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई ने राज पकड़ लिए, इनके चोर पकड़ लिए, इनके फरेबी पकड़ लिए, इनकी गलतियां पकड़ ली। समस्या सबसे बड़ी है, आज लड़ाई ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे, आज ये लड़ाई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भ्रष्टाचारों कैसे रोका जाए, कैसे बनाया जाए। देखिए, आज समस्या सबसे बड़ी है। देखिए भाई साहब, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, अपनी बात रख रहा हूँ, अगर आपको बोलना है तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। चलिए दयाराम जी, आपके पास में आती हूँ। दयाराम जी, नारद राय को लेकर जिस तरह से माना जा रहा है, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक तौर पर दामन उन्होंने नहीं थामा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं आधिकारिक तौर पर भी। बलिया की अगर बात की जाए तो बलिया में जिस तरह से वो प्रचार प्रसार बीजेपी के पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं, बलिया सीट के साथ ही साथ बनारस और आसपास की सीटों पर भी प्रभाव माना जा रहा है, खासतौर से भूमिहार और पिछड़ी जातियों को लेकर। क्या लगता है आपको कि समीकरण जो उधर के बनते हुए नजर आ रहे हैं, कितना ज्यादा फायदा एनडीए को आप होता हुआ देख रहे हैं, और क्या वाकई में नारद राय के आने से बीजेपी और एनडीए को फायदा होगा? देखिए, जय श्री राम का नारा का विरोध कौन करती है? समाजवादी पार्टी करती है। सनातन धर्म का कौन विरोध करता है? समाजवादी पार्टी करती है। हिंदू देवी देवताओं को गाली कौन दिलवाता है? समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। ये तमाम कृतियां इनके साथ में है। ये अपने नेता जो इनके पास थे, जब तक थे तब उनके पास वोट था, लेकिन जैसे ही इनको छोड़ करके या उनकी अपेक्षा होने लगती है, लोग बेइज्जती करने लगते हैं, अगर वो बाहर आता है तो उसका कोई जनाधार नहीं है। इनका सोच है, ये इनकी अपनी सोच है, अपनी पहचान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जानती है कि 4 बार के सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती थी, कौन सा जंगल राज कहती थी, कौन सा गुंडा राज की। हम नहीं कह रहे, आए दिन ऐसा कोई जिला नहीं होता था जिसमें दंगा ना हो, फसाद ना हो, कर्फ्यू ना लगे, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जहाँ रंगदारी ना हो।
तो ये तमाम कृतियां जब से 2017 से 24 के बीच में उठा के देख लीजिए, प्रदेश में एक दंगा हुआ हो तो बता दो, रंगदारी मांगने वालों को बता दो, जो इस तरह के लोग थे या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। तो सुसज्जित सरकार, अच्छी सरकार, कानून देने वाली सरकार, सबकी सरकार, सबको लेकर चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो जनता खुश है। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुरक्षा चाहिए था, जनता को सुरक्षा मिल रहा है। जनता को जो गांव में बिजली चाहिए था वो बिजली मिल रहा है। उस समय जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी तब बिजली केवल सफाई में आया करता था, वहाँ डांस हुआ करता था, बाकी गाँव में अंधेरा रहता था। आती हूँ दयाराम जी, आती हूँ आपके पास में। राकेश जी जवाब दीजिएगा। दयाराम जी कह रहे जब तक आपके साथ होते हैं तब तक तो जनाधार होता है, जब आपसे अलग हो गए तो फिर आप उनको नगण्य बताते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भार्गव जी से जरा बताइए कि बिजली का प्लांट कितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कितने लगे। भार्गव जी से ये बताइए कि कितने नौकरी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। भार्गव जी से ये बताइए कि महंगाई कितनी हुई और लाठियां कितने नौजवानों को दिया गया। अभी 69,000 में जो पिछड़ी जातियों को नियुक्ति पत्र मांग रहे थे लखनऊ में, इनके नेता कह रहे थे लात मारने लायक हैं। इनके नेता जो है लगातार पिछड़ी जाति करके जाके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के अपने और अपने बेटे के अलावा वो एक तो बता दीजिए जो मलाई खा रहे हो, ये क्या बात करेंगे? ये सिर्फ अवसर देखते हैं और उसके गोद में जाके बैठ जाने वाले लोग हैं। इनके नेता जहाँ सामाजिक थे सामाजिक थोड़ा सा ये प्रियंका जी, जब हम इनके साथ थे तो बड़े अच्छे लगते थे, अब इनके साथ नहीं है तो बहुत बुरे हैं। जब इनके साथ थे तो सबसे बड़ा जनाधार राजभर जी के पास था, पूर्वांचल में एक ताकत था। हम इनके साथ नहीं है तो हमारे पास जनाधार नहीं है। अभी हमको बताएं, हमको ये बताएं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिन लोगों को शौचालय मिला क्या वो खुश नहीं है? जिन लोगों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा मिला क्या वो खुश नहीं है? जिनको जो है आवास मिला क्या वो खुश नहीं है? 5 किलो राशन सबको मिलता है, खुश नहीं है? समाजवादी पार्टी की सरकार में लाल कार्ड, पीला कार्ड और सफेद कार्ड 3 कार्ड बना करता था। तीनों कार्ड में किसको मिलता था? जिसके घर 4 पहिए की गाड़ी होती थी, 4 महीना होता था, उसको राशन मिलता था। आज देखिए योगी जी की सरकार में जो 4 मंजिले वाला मकान है, 4 पहिए गाड़ी है, उसको रिकवरी करने का काम किया। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा लुटेरों की सरकार इनकी सरकार में हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, योगी जी के नियम से खुश है, इसलिए कि आज जो है सरकार है भयमुक्त सरकार है। इन लोगों ने भयमुक्त सरकार नहीं दिया, दुनिया को देश बना के रखा। इन्होंने भाटों की राजनीति करने का काम किया, इन्होंने डराने का सिद्धिश्री जी, ठीक है, अगला सवाल सिद्धिश्री जी से। सिद्धिश्री जी, जिस तरह से नारद राय, गौरव वल्लभ और राधिका खेड़ा, इन तमाम लोगों ने आरोप लगाए हैं, इससे बात तो यहाँ पर साफ है कि इन तमाम नेताओं का इशारा ये है कि जो सनातन के साथ है वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज गोंडा में जो बृजभूषण शरण है, ये सत्ता लोलुप हैं, जो सत्ता नशी लोग हैं। इनके बेटे ने 10 गाड़ियों के काफिले के साथ, जिसमें एक पुलिस एस्कॉर्ट की थी, 2 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से ये इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। अभी ना उसकी FIR हुई है, ना ही नहीं सिद्धिश्री जी, उसकी FIR हो चुकी है, तहरीर दी जा चुकी है, उसकी FIR हो चुकी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक है, लेकिन ये सत्ता नशी है ना भाजपा में, इसीलिए तो जाते हैं ना कि इस प्रकार से 10 गाड़ियों का काफिला देखे आज गरीब जनता किस प्रकार से को बर्दाश्त कर रही है, अपना जीवन यापन कर रही है। 10 साल की विकास यात्रा जनता ने 2G 3G जीजाजी सारे घोटालों की जल्दी कांग्रेस है, कोयला घोटाला, दुनिया भर का घोटाला आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कांग्रेस को मुक्त करते थे। आज उसी कांग्रेस के साथ में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और इनका गठबंधन देख लो, दिल्ली में किस तरह चुनाव लड़ रहे, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं। ममता दीदी को तो पश्चिमी बंगाल में क्या कर रही है? ये गठबंधन नहीं है, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। अरे सिद्धिश्री जी, आप दूसरी तरफ ले गई सवाल का, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इनको सत्ता चाहिए। नहीं, 3 नेता जिस तरह से बाहर निकले, इसके अलावा और भी संख्या होगी अगर आगे गिनना शुरू करूं। उनका कहना है कि अगर आप सनातन के साथ हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हो सकते। इस पर क्या कहना है सिद्धिश्री जी? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं बता रही हूँ, श्री राम जी को कोई किसी की बपौती नहीं है। ये राम के नाम का हथियार बना करके
वोटों की राजनीति करते हैं। आज योगी जी अयोध्या में जाकर अयोध्या मंदिर में भगवान राम को जो है लला को दर्शन करने नहीं गए। आप दो सकते थे इंडी गठबंधन के लोग, ये लोग पापी है, ये लोग हिंदुओं के पापी है। हो गए हैं, हताश निराश बौखलाहट उनके मुंह से निकल रही है। अब मोदी जी बिल्कुल जो बैठे हैं तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अरे कितने मंगलसूत्र छीने इन्होंने, पुलवामा में छीने हैं, के गलवान घाटी में जो हुआ उसमें छीने हैं। जिसने देश में संविधान को खतरे में डाल करके 1977 में इमरजेंसी लगाने का काम किया, वो संविधान की बात करेंगे। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के संविधान की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी लगा करके पूरे देश को तहस करने का काम कांग्रेस ने किया। 1984 में सिखों के साथ क्या हुआ या देश भूल सकता है क्या? आरक्षण की बात मत करिए, धर्म के नाम के आरक्षण मोदी जी कराते, गुजरात में। अरे लेकिन सिद्धि श्री जी, शिकायत तो आपकी पार्टी के नेता ही करते हैं ना, गौरव वल्लभ, राधिका खेड़ा, प्रमोद कृष्णन, उसके बाद नारद राय और तमाम राज्यसभा के समय जो अदला बदली उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, कहीं कांग्रेस कहीं इंडिया गठबंधन। अगर पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है तो ये नेता बाहर निकल करके आपको लगता है लाइन से सारे के सारे झूठ परोसने के लिए तैयार बैठे हैं? अगर पार्टी में ऐसा कोई वक्तव्य कभी आया ही नहीं तो खंडन क्यों नहीं करते नजर आते आपकी पार्टी के बड़े नेता? ठीक है, आप जिनका नाम ले रही हूँ, इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। अब वो आखिरी वक्त पे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप जय श्री राम के नारे लगाने से किसी को रोक सके। जी नहीं, ये गलत बात है। सब गए हमारे नहीं, तो आपके कहने का मतलब है कि पार्टी ने अगर कुछ दिया है तो पार्टी लाइन पर चलकर अगर पार्टी बोले कि आप जय श्री राम के नारे ना लगाएं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिएगा इस पर। कोई नहीं रोक सकता है। प्रदीप भटनागर जी, उनको जय श्री राम के कोई नारे लगाने का, भगवान राम के नाम का नाम लेना कोई नहीं रोकता। अरे ये तो आप ही कह रही है ना, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इसका मतलब आप रोक सकते हैं किसी को आस्था का पालन करने से? कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिया है, देश को दिया है। हम कब मना कर रहे हैं? हमने कब मना कर? कांग्रेस ने नहीं करा देश के लिए। भाई आपका कर्तव्य है देश में काम करने के लिए। सुन तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आप ही आप बोले जाएंगे तो आप सुनना नहीं चाहते किसी की भी। आपकी तारीफ में आप ही की तारीफ कर लेता हूँ, सुन लीजिए आप भाजपा के प्रवक्ता सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। देश आजाद हुआ, कांग्रेस हमने कब कहा कांग्रेस ने नहीं करा काम? कोई किसी को कांग्रेस ने काम किया। हमारे यहाँ कितनी इज्जत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन उन्होंने भाजपा का हाथ, क्योंकि वहाँ पे सब जाके धुल जाते हैं ना, जो भी उनको प्रदीप भटनागर जी खत्म हो जाता है। कैसे बोलूं बताइए, ये सुनना ही नहीं चाहते दूसरे को। दयाराम भार्गव जी, हमने कब कहा कि कांग्रेस ने नहीं करा? चलिए ठीक है, मैं आती हूँ प्रदीप भटनागर जी, आपके पास भी आती हूँ। दयाराम भार्गव जी का रुख कर लेती हूँ पहले। दयाराम भार्गव जी, जिस तरह से आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ प्रदीप जी, आती हूँ मैं आपके पास, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं वापस आती हूँ आपके पास में। दयाराम भार्गव जी, जिस तरह से नारद राय की गृह मंत्री से मुलाकात हुई, ओपी राजभर साथ में बैठे हुए देखे गए, क्या भूमिका निभाई? देखिए, आज देश में 140 करोड़ की जो जनता है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जो कार्यशैली है, जो सुशासन देने की सरकार की एक लोगों में विश्वास है, उस विश्वास को देखते हुए सनातन धर्म को बचाने के लिए देवी देवताओं को खतरे में डालने वाली इंडी गठबंधन को और उनको गालियां देने वालों से वो लोग त्रस्त हैं। भाई हम हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हमको कोई पार्टी में रहकर क्या हमारे धर्म को वो पूजन करने से या वहां दर्शन करने से रोक सकती है? ऐसा करने का काम इंडी गठबंधन के लोग किए और समाजवादी पार्टी के लोग के, खासकर कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को पाप धोने का समय था, सपा को पाप धोने का समय था, ये लोग पाप के भागी बने हैं। ये लोग भगवान राम को दर्शन करके अपने आप को मुक्त होकर के नहला धुला करके अपने आप को स्वच्छ महसूस करते, लेकिन आज भी उस पाप के भागी ये लोग बने हुए हैं। मैं तो इन लोगों के सोच और विचार को नमन करता हूँ कि आज देश को विपक्ष के लोग कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, नारद राय के एनडीए गठबंधन के करीब आने से क्या कुछ समीकरण बदलेगा पूर्वांचल में? फाइनल कमेंट दीजिएगा। जो छोटे दल है और भाजपा के साथ आते हैं, पर प्रगति और उन्नति करना चाहते हैं तो भाई की भारतीय जनता पार्टी ने दिल बड़ा करा है। अगर आदरणीय राजभर जी अपनी पार्टी को बड़ा करते हैं, शोषित और अपने गरीब की अपने साथियों के आगे लाने की प्रयास करते हैं, तो भाजपा उनके साथ खड़ी है और करेंगे काम। तो ये नहीं कि आज आप ये कहें कि बराबर बैठने लायक नहीं थे, आप पिछड़े थे और हमने उन्हें बैठाने का काम किया। तो सबसे बड़ी मंशा यही है कि आज जो हमारे देश का पिछड़ा उसको आगे कैसे लाया जाए। अगर मोदी जी कहते कि मैंने 1 करोड़
मैंने एक करोड़ मैंने बहन बेटियां बनाई है, करोड़पति तो 3 करोड़ को बनाना है। ये प्रगति की बात करनी कांग्रेस को करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम आएंगे। आप 1 लाख रुपए तो देंगे, आप ये बताइए, ओबीसी की बात करते हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपए देंगे किसको? भाई आप जो गरीब शोषित है उनके लिए काम करेंगे, हमको 1 लाख रुपए देके घर बैठा देंगे आप? राकेश अय्यर जी, फाइनल कमेंट। समझने चीज भाई यही है। ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। राकेश अय्यर जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी में जो वो जैन जी की बात हुई, तो जैन जी ने समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा और ये चीज 7 अंक समाजवादी ने दिया। जो विधानसभा में उनके 7 अंक हुए समाजवादी ने दिया। जो संजय निषाद के बेटे को पहली बार सांसद अगर कोई बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। और राजभर जी को भी अगर निकाले तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की। ठीक है राकेश जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रदीप भटनागर जी, सिद्धि जी, राकेश अय्यर जी और दयाराम भार्गव जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से आखिरी चरण के चुनाव से पहले दल बदल और समीकरण बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में देखना होगा कि नारद राय की करीबी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती और आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो 1 जून को इसका क्या प्रभाव नजर आएगा और 4 जून को नतीजे किस तरह के नजर आएंगे। फिलहाल माना यह जा रहा है कि बलिया के साथ ही साथ वाराणसी की सीट और आसपास की सीटों पर भी समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए देखे जा सकते हैं। किसको इसका फायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।